नमस्ते स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल्स देखे थे। एस्केप वेलोसिटी नाम का एक टॉपिक बाकी रह गया था, मैंने आपको बोला था आज ले लेंगे। आज के हमारे दो टॉपिक है, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, दोनों के डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? सो if we threw a ball into air, it rises to a certain height and falls back. Correct? Throw a ball, it rises to a height and again fall back. If we throw it with a greater velocity, it rises to a greater height. Yeah. If you throw with a greater velocity, it will go to much height. But after that, it will come down. If we throw it with a sufficient velocity, it will never come back. Yeah. It's not in your hand that ability to throw it with the velocity by which it come back, but through any machine or through anything, if you throw it, there is a some velocity during due which it does not come back. ओके मतलब वो वापिस ही नहीं आएगा। तो क्या होगा? इट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ के आसपास जो भी चीज है वो अर्थ पे क्यों खींचती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। अब वो उस ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर चुका है, उसको तोड़ के भाग चुका है। एंड दिस मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, और इसी को हम क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। ओके कि वो जो मिनिमम वेलोसिटी जो जिससे ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप किया जा सके, उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। Now, escape velocity is the minimum velocity with which a body must be projected vertically upward in order that it may just escape the gravitational field of the earth. मान लो अर्थ है, ये गंदा सा अर्थ है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। यहाँ से आप वो ऐसी वेलोसिटी से आप उसको फेंकोगे सच दैट के वो वापस कभी भी नहीं आएगा और बाहर चला जाएगा अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से। बराबर है? तो उस मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। डन? क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब उसका ये डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसका डेरिवेशन देखते हैं। चलो डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। सी कंसीडर द अर्थ। अभी समझो, एक बात समझो कि भाई ऐसी कौन सी पोजीशन है, एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, जहां पे उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ से वो बाहर निकल जाए। तो ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा? तो इनफाइनाइट। मतलब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ए से लेके इनफाइनाइट दूर फेंक देंगे। ए से लेके इनफाइनाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या था, इनफाइनाइट से इधर लेके आना, और यहाँ पे क्या है, अर्थ से इनफाइनाइट पे भेजना। क्योंकि इनफाइनाइट पे जब पहुंचेगा तभी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो इनफाइनाइट तक फेंकने के लिए हमें उसको वर्क डन तो करना पड़ेगा। अभी वर्क डन इधर पोजीशन से लेके इनफाइनाइट तक, इधर पोजीशन से लेके इनफाइनाइट तक, तो वो सारा वर्क डन को हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम छोटा सा वर्क डन लेंगे, वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी टू क्यू। बराबर है? पी से लेके क्यू तक ऑब्जेक्ट को मूव करने जितना वर्क डन होगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक बेटा? फ्रॉम ए टू इनफाइनाइट, पोजीशन ए टू पोजीशन इनफाइनाइट। अब ए कितना दूर है? आर दूर है। और इनफाइनाइट कितना दूर है? आर दूर है। बट हम इनिशियली केस किसका लेंगे बेटा? पी का लेंगे। ओके तो P मान लेते हैं कि वो P कितना दूर है? x डिस्टेंस दूर है। कंसीडर द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास m and radius r with center O. सपोज द बॉडी ऑफ मास m lies at a point P at a distance x. x डिस्टेंस दूर है, x डिस्टेंस दूर है, बराबर, जैसे फिगर में बनाया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ P पे कितना लगेगा? G कैपिटल M बाय x स्क्वायर। बराबर। The small work done in moving the object from P to Q छोटा डिस्टेंस dq, तो वो छोटा सा वर्क डन भी कितना होगा? dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? f dx। बराबर है? तो dw इज इक्वल टू g mm बाय x स्क्वायर इंटू dx। बराबर? क्लियर हो गया? पक्का? प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। अब ये तो किसके लिए था? फ्रॉम पी टू क्यू। बट हमें कहां से कहां तक फाइंड करना है? फ्रॉम आर से लेके इनफाइनाइट तक। सर आर से लेके इनफाइनाइट तक, जैसे बेटा मैंने आपको बताया, हमें अर्थ के सरफेस से लेके इनफाइनाइट पे भेजना है। तो अर्थ का सरफेस आर पे है और इनफाइनाइट डिस्टेंस इनफाइनाइट। सो टोटल वर्क डन कितना होगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। कहां से? फ्रॉम आर से लेके हम उसे इनफाइनाइट लेके जाएंगे, और dw हमारा कितना था?
जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन याद रहेगा तो ये भी याद रह जाएगा, क्योंकि इस वक्त माइनस आएगा, इसमें नहीं आएगा। बाहर निकाल लो जी एम एम, तो इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, आर टू इनफाइनाइट डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। और डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर आपको पता है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर माइनस टू डी एक्स, और एक्स का पावर माइनस टू, बताओ उसका क्या होता है, जी एम एम minus 1 by x infinite to r. So therefore w is equal to gmm minus 1 by infinite अपर लिमिट माइनस और माइनस लोअर लिमिट, तो प्लस 1 बाय r हो जाएगा। बेटा माइनस डाला तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, पता चला ये प्लस क्यों हो गया बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एंड व्हाट इज 1 बाय इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट 0, तो gmm बाय क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। तो ये तो वर्क डन हुआ, बराबर है, ये वर्क डन हो गया। प्लीज ध्यान से सुनना, ये वर्क डन हो गया ना। अब एक सिंपल सी बात समझना कि इफ वी is the escape velocity of the body, then the kinetic energy कितनी होगी उसकी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर imparted टू द बॉडी। क्योंकि देखो आप किसी भी चीज को ऊपर फेंक रहे हो, मतलब वेलोसिटी से फेंकोगे तो उसके अंदर कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। imparted to the body, imparted to the body at the surface of the earth will be just sufficient to perform वर्क W। यही जो एनर्जी है, देखो हमने अभी चेक किया कि हमें इतना काम करना है उसको इनफाइनाइट पे भेजने के लिए, बराबर है, तो वो वर्क डन किसके थ्रू होगा, इस काइनेटिक एनर्जी के थ्रू होगा। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर, एम एम कैंसर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर, बराबर है। अब ये उधर चला जाएगा तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट टू जी एम बाय आर हो जाएगी। ओके, ये है एस्केप वेलोसिटी, ये है पहला फॉर्मूला। बट आपको ये पता है कि g का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ से आप जी एम का वैल्यू क्या निकाल सकते हो, जी आर स्क्वायर। तो देयरफॉर v कितनी हो जाएगी, टू जी एम कितना हो जाएगा, टू जी आर स्क्वायर बाय आर, आर आर कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू जी आर हो गया। ये हो गया उसका दूसरा फॉर्मूला, बराबर है, पक्का। अब ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा जब मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ सब पता है, जी भी पता है, ये फॉर्मूला क्या होगा, समझो स्मॉल जी। अब यहाँ पे तो अर्थ की बात चल रही है, अर्थ की जगह पे और कोई प्लैनेट होगा तो उसके लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, हाँ, तब वहां पे जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसलिए वो चेंज नहीं होगा, एम मतलब वो मास ऑफ द प्लैनेट, आर मतलब रेडियस ऑफ द प्लैनेट, जी मतलब ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट, बराबर है। ये दो फॉर्मूला है, जल्दी से लिख लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा, लिख लिया। बट तीसरा एक और फॉर्मूला है, आपको पता है मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, और उसकी डेंसिटी है रो। तो देयरफॉर v का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट टू जी, एम की जगह पे क्या डालूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो, डिवाइड बाय क्या आएगा, आर आ जाएगा, और डिवाइड बाय आर यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो अब इसके कैलकुलेशन करोगे तो v का फॉर्मूला क्या आएगा, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 8/3 पाई रो जी आर स्क्वायर, ये हो गया नंबर 3। तीनों के तीन फॉर्मूला देखो, जैसे देखो v इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या था, टू जी एम बाय आर, दूसरा फॉर्मूला क्या है, टू जी बाय आर, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, 8/3 पाई रो जी आर स्क्वायर।
तीनों में स्मॉल m नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी को टू बी थ्रोन, जिस बॉडी को थ्रो करना है उसका मास तो है ही नहीं, नहीं है ना। सो आप 5 किलो का या 50 किलो का या 100 किलो का, तीनों को सेम स्पीड से बाहर फेंकोगे तो वो कभी भी अर्थ पे वापस नहीं आएगा। तो देखो आप सबको इन सब की वैल्यू पता है ना वैल्यू, पता है कि नहीं। देखो जी वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू एम की, आर की भी पता है, रो की पता है, जी की पता है, आर स्क्वायर की पता है। सब वैल्यू डालोगे तो देखो वीई की वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ पे, फॉर अर्थ, देखो फॉर द अर्थ लिखा है, ठीक है। दूसरा, इन डिराइविंग द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी वी हैव नेग्लेक्टेड द एयर रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। अभी सिंस अगर एयर रेजिस्टेंस लगेगा तो जो एक्चुअल वैल्यू 11.2 है उससे उससे थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है, 11.2 से थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। तीसरा, द एस्केप वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर आप उसको 90 डिग्री पे फेंको या 45 डिग्री पे फेंको या 30 डिग्री पे फेंको, आप ये वेलोसिटी से बाहर फेंकोगे तो बाहर निकल जाएगा। But as the earth rotates about its axis, so it becomes easier to attain escape velocity if the body is projected in the direction in which the launch site is moving. Since earth rotate करता है, मान लो अर्थ भी ऐसे रोटेट कर रहा है तो आप उसको इस डायरेक्शन में भेजोगे, वो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट और रॉकेट हम पढ़ेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा। तो क्या होगा, इजीली उसको हेल्प मिलेगी। अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है और आप लॉन्च में रॉकेट ऐसे कर रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। And the escape velocity depends on the mass and radius of the planet from the surface of which the body is projected. So the value of escape velocity is different for different planet. हर एक planet के लिए देखो अलग अलग होगी वैल्यू, उसकी कितनी होगी तो हम देख लेते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, ये मून के लिए देखो, ये फर्स्ट मून 2.3, मर्क्यूरी के लिए ज्यादा, अर्थ जुपिटर के लिए और ज्यादा, सन के लिए और ज्यादा, और न्यूट्रन स्टार के लिए सबसे ज्यादा। और सिंस देख लोगे भाई मून का सबसे कम है और जुपिटर का सबसे ज्यादा है, सन और न्यूट्रन स्टार को तो भूल ही जाए। देख लो तो 60 किलोमीटर एक सेकंड में ट्रैवल करना चाहिए। 60 किलोमीटर मतलब यहाँ से गांधीधाम एक सेकंड में टक बात करी गांधीधाम पहुंच गया, इतनी स्पीड से। तो वो डिपेंड करता है किस पे, उनके एटमोस्फेयर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये लास्ट पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो हाई लेवल का है, सिर्फ ये याद रख लेना, आपको काम आए समझने में, ठीक है। लिख लिया बेटा, चलो ओके। Now, natural and artificial satellites. Satellites क्या होती है? A satellite is a body which continuously revolves on its own around a much larger body in a stable orbit. एक सैटेलाइट क्या होती है, जो एक लार्जर बॉडी के अराउंड एक स्टेबल ऑर्बिट, मतलब एक फिक्स ऑर्बिट में रोटेट होती रहती है, उसे हम सैटेलाइट बोलेंगे, ठीक है। दो टाइप की सैटेलाइट होती है। नेचुरल सैटेलाइट अब सब लोगों ने ये पढ़ा है, जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून। सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। मून को किसी ने बनाया, कॉन्स्पिरेसी थियरी बोलती है कि उसको बना है, बट हमें उसे को लेना देना नहीं है। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विच इन टर्न इज अ सैटेलाइट ऑफ द सन। और अर्थ है वो सन की सैटेलाइट है, क्योंकि अर्थ कहाँ पे घूम रहा है, सन के आसपास। So in fact each planet is a satellite of the sun, and the planets Jupiter and Saturn have 14 and 12 satellites respectively. Jupiter के पास 12 है, सॉरी 14 है, और Saturn के पास 12 satellites है। Artificial satellite, a man-made satellite is called the artificial satellite. Russians were the first to put on satellite Sputnik 1, कब, October 4, 1957। मतलब समझ लो ना 63 ईयर्स पहले भेजा था। तो आज तो ऐसा कहा जाता है कि अर्थ के आसपास इतनी सारी सैटेलाइट्स घूम रही है, और वो इतनी पुरानी है कि वो किसी काम की भी नहीं है, तो ऐसे ही पड़ी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस जंक बोलते हैं। अब उसके बाद बहुत 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 ही ज्यादा एडवांसमेंट हुआ, तो इंडिया ने 1975 में पहली सैटेलाइट भेजी थी, जिसका नाम था आर्यभट्टा। बट कहाँ से भेजी थी, रशिया से, यहाँ से नहीं भेजी थी। फिर धीरे धीरे इंडिया में विशाखापट्टनम में सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट है, पैड है, इसरो अब भेजती रहती है, और इसरो है वो बाहर के सैटेलाइट्स को भी भेजती रहती है, ठीक है। सो दीज आर फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नहीं लिखोगे तो चलेगा, लिखोगे तो आपकी मर्जी, ओके। अब लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट कैसे लॉन्च की जाती है, तो अगर किसी ने देखी होगी तो सैटेलाइट लॉन्च करने का तरीका क्या होता है पता है? सैटेलाइट लॉन्च करने का तरीका होता है, पहले सैटेलाइट ऐसे आती है, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो उसको मैं समझाता हूँ, कंसिडर, ये लिखना नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, ओनली अंडरस्टैंडिंग। कंसिडर अ हाई टावर।
हाई टावर मतलब 1-2 किलोमीटर नहीं, बहुत बड़ा टावर, विद इट्स टॉप प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो इसका टॉप है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है, तो कितना बड़ा होगा, हजारों किलोमीटर बड़ा। लेट अस थ्रो अ बॉडी हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद डिफरेंट वेलोसिटीज। अब उस टॉप ऑफ द टावर से हम अलग अलग वेलोसिटी पे अर्थ पे बॉडी को फेंकेंगे। पहली बॉडी को फेंका, कहां पे आ गया, ए पे गिरा। दूसरी बॉडी को थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी पे फेंका, बी पे आ गया। वही बॉडी को ज्यादा और वेलोसिटी पे फेंका तो सी पे आ गया। बट होगा तो क्या, पैराबोलिक पाथ ही होगा, क्योंकि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है, किसी भी चीज को आप हॉरिजॉन्टली फेंकते हो और उसे नीचे खींचता है, इसलिए नीचे गिरेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। बट there will come a time at a certain horizontal velocity the body will not hit the earth but will always be in a state of free fall under gravity and attempt to fall to the earth but missing it all the time। but एक ऐसी velocity आएगी जिसका नाम है v, जहां से वो नीचे आने का ट्राई करेगा बट आएगी नहीं, बट उसके ऑर्बिट में आसपास घूमती रहेगी। then the body will follow a stable circular path around the earth and will become a satellite of the earth। और यही कॉन्सेप्ट है कि भाई वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से उसको बाहर फेंकते हैं और फिर वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो हमारे पास तो इतना बड़ा टावर है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले ऊपर लेके जाते हैं, फिर उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देते हैं। इसलिए वो मैं आपको नेक्स्ट फिगर दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है, फिर वो स्टेबल ऑर्बिट में आ जाता है। ओके, और इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। Hence to put a satellite into an orbit around the earth हमें दो वेलोसिटी चाहिए। पहले तो मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी जिससे वो बाहर जा सके, ओके, और दूसरा आफ्टर द सैटेलाइट हैज असेंडेड टू अ रिक्वायर्ड हाइट इट गिव्स अ सुटेबल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू मेक इट मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट, ऊपर जाने के लिए, फिर उधर से रोटेट होने के लिए। ठीक है, ओके। अब देखो ऐसे लॉन्च होता है, कोई भी सैटेलाइट को पहले ऊपर भेजा जाता है, फिर ऊपर जाके वो धीरे 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 धीरे, यहाँ पे देखो सेपरेशन मतलब उसके पीछे से जो, आपको पता है सैटेलाइट इतनी बड़ी होती है सर, इतनी बड़ी, हाँ इतनी बड़ी होती है रॉकेट की तरह। ठीक है, ये पहली सैटेलाइट, ये दूसरी सैटेलाइट, तीसरी सैटेलाइट, यहाँ से एग्जॉस्ट निकलते रहते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेज में इतना पोर्शन गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस पे जितना वो क्या बोल सकते हैं फ्यूल था वो यूज हो गया। नेक्स्ट स्टेज में इतना गायब हो जाएगा, क्यों, इतना फ्यूल था वो यूज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में इतना गायब हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, सिर्फ इतना ही। ठीक है, इतना ही बचेगा और वो फिर सैटेलाइट के फॉर्मेट में लॉन्च हो जाएगा। ये फ्लाइट ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ओके, तो आप सोचोगे सर ये जो गिरते हैं तो वो गिरते हैं तो किसी को लगते नहीं है, ऐसा नहीं है, लग भी सकते हैं, इसलिए उनको ऐसी जगह से लॉन्च किया जाता है कि जहां पे आसपास लोग कम रहते हो और रहते नहीं। ठीक है, कैसे देखो ये लॉन्च होता है, ऐसे लॉन्च होता है, देखो इस तरह से वो सेपरेट हो जाता है और फिर ये सैटेलाइट अब घूमेगी अराउंड द अर्थ। कितनी वेलोसिटी से, ऑर्बिटल वेलोसिटी से। वो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, तो उसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ को उसके ऑर्बिट में रखने के लिए। अब देखो उसको कैलकुलेशन के लिए हमें थोड़ी बहुत चीजें चाहिए। सबसे पहले कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द सैटेलाइट, वी जीरो ऑर्बिटल वेलोसिटी, कहां से फेंक रहे हैं, फ्रॉम द हाइट एच, तो आर प्लस एच उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। ये सारी चीजें। अब मान लो इस पोजीशन पे हम बात कर रहे हैं, इस पोजीशन पे, तो मुझे आप चेक करके बताओ इस पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट कितनी लगेगी, तो F इज इक्वल टू जी, m मास ऑफ द अर्थ, m इज द सैटेलाइट मास, r प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं नंबर 1 दे दूं। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर जैसे आगे बढ़ते हैं तो अब एक सिंपल सी बात समझो, उसको रोटेट होने के लिए, वो सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स चाहिएगा वो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ताकि वो उसको सर्कुलर मोशन में रख सके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर बाय आर, बट यहाँ पे कौन सा स्क्वायर, v0 का स्क्वायर, और r कितना होगा, तो कितना दूर है वो, r प्लस एच नंबर 2। और सिंस हमें पता है कि वो जो सैटेलाइट होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, तो इन इक्विलिब्रियम द सेंट्रीपिटल फोर्स और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल होंगे, इसलिए वो स्टेबल उसको रख पाएगा। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, mv0 स्क्वायर
बाय आर प्लस एच इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये कट हो गया, ये कट हो गया। Therefore V0 square is equal to Gm by R plus H. So therefore V0 is equal to under root Gm by R plus H हो गया। Clear? पक्का? But if G is equal to Gm by R square, therefore Gm क्या हो जाएगा? GR square हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो इस GR square की वैल्यू हम डाल दें तो therefore V0 is equal to under root Gm की जगह पे क्या आएगा? GR square upon R plus H आ जाएगा। अब इस R square को मैं बाहर निकाल लूं तो V0 की वैल्यू R अंडर रूट G बाय R प्लस H। एक इसमें स्पेशल केस के इफ ऑब्जेक्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब जिससे हम ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, तो उस केस में h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। देयरफॉर v कितना हो जाएगा? h की वैल्यू 0 तो अंडर रूट जी आर स्क्वायर बाय आर हो जाएगा और आर आर कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अंडर रूट जी आर। बराबर है। और दूसरी बात, मान लो एट g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें पता है g की वैल्यू इतनी है और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? ये किसके लिए? वेरी क्लोज टू अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। बराबर है। तो देयरफॉर v0 की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट जी आर। अंडर रूट जी आर सबकी वैल्यू डाल दो, 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ कैलकुलेट करोगे तो v0 की वैल्यू आएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी? 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। और एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बराबर है। और ये हमें कौन सा फॉर्मूला मिला? ये हमें दूसरा फॉर्मूला मिला, सॉरी हाँ। तो दोनों इक्वेशन से देख सकते हो कि भाई दोनों इक्वेशन में मास ऑफ द सैटेलाइट से तो कोई लेना देना ही नहीं है। मास ऑफ द सैटेलाइट तो कुछ भी हो, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। इसमें भी स्मॉल एम नहीं है और उसमें भी स्मॉल। दूसरा डिक्रीज, जैसे ही आप ऊपर जाओगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, v0 कम होती जाएगी। इसलिए इसीलिए बहुत ही ऊपर दो टाइप की सैटेलाइट होती है, जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी की हाइट काफी ज्यादा होती है तो उसकी इतनी वेलोसिटी नहीं होती है। और तीसरा डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। वो जिस प्लैनेट पे आप उसको फेंक रहे हो वो जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम उसका देख लो जी और एम, मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, यहाँ पे भी रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तो रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? पक्का? कुछ भी डाउट बेटा नहीं है ना? चलो एक छोटा सा टॉपिक आज भी और ले लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो आपको पता है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज, कितना अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी? ve is equal to under root 2gr and the orbital velocity of a satellite revolving around the अर्थ सरफेस। v0 का फॉर्मूला अंडर रूट जी आर क्यों लिया? अर्थ की सरफेस की बात है, काफी क्लोज टू अर्थ। देयरफॉर ve बाय v0 डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 2gr बाय अंडर रूट जी आर, सब कुछ कटोगे क्या हो जाएगा? रूट 2। देयरफॉर ve की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 2 टाइम्स v0। ये याद रख लेना। ओके, एट द अर्थ सरफेस की बात चल रही है, ठीक है? एट द अर्थ सरफेस। क्लियर विद दिस पार्ट? इसके बाद टाइम पीरियड है, हाइट है, एंगुलर मोमेंटम है। ये कोई आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको उसके फॉर्मूला बता देता हूं, पहले इतना लिख लीजिए। लिख लिया? ओके।
तो therefore टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है उसका, अगर आप मास और वॉल्यूम और डेंसिटी डाल दोगे तो होगा उसका अंडर रूट 3 पाई r प्लस एच क्यूब जी रो आर क्यूब, ओके। और एट अर्थ सरफेस, जो नीट और जेडबल के एग्जाम दे रहे हैं उनको काम आएगा। एट अर्थ सरफेस आपको पता है एच की वैल्यू 0, तो देयरफॉर टी की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूला में 2 पाई आर क्यूब बाय जी आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगी आर क्यूब आर प्लस, एक मिनट, हाँ जी आर स्क्वायर ये भी है और दूसरा फॉर्मूला ये भी है जी एम, हाँ। तो यहाँ पे देख लो ये कितना होगा आर क्यूब बाय जी एम, और दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई अंडर रूट, ऊपर क्या रहेगा आर और नीचे रहेगा जी। देयरफॉर अर्थ की बात करते हैं तो इसमें वैल्यूज डालोगे तो आंसर आएगा 5078 सेकंड, दैट इज कितना होता है 84.6 मिनट, बराबर है। जो अर्थ के नजदीक सैटेलाइट होती है उसको इतना टाइम लगता है, ठीक है। हाइट ऑफ द सैटेलाइट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ओके। कितने हाइट पे रखना चाहिए और क्या होना चाहिए वो हमें लेना देना नहीं है, ये आपको शायद काम आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो बेटा आज के लेक्चर के लिए यहाँ पे रखते हैं। आई होप आपको लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। तो प्लीज स्टडी वेल एंड रिवाइज वेल, ओके। टेक केयर बेटा। और नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हमारा अभी टॉपिक जो बाकी है ना वो काफी छोटा सा ही है टॉपिक, समझ लो ना। दो लेक्चर में एक लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा जो रिमेनिंग चीज है वो खत्म करेंगे, और एक लेक्चर में हम ये इसके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस खत्म करेंगे। एक्सरसाइज के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो वी विल डू दैट। थैंक यू एंड स्टडी वेल बेटा।